ख़ुसूसी तौर पे जैसे मैंने कहा कि जो ज़मीन की मालियत है या ज़मीन की जो ओनरशिप है उसके बारे में जब बात की जाती है तो इस तरह का एक तासुर दिया जाता है कि जैसे खान साहब ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जो नैब का केस है वो तो ख़त्म हो जाता है जब ये अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है, तो हम तो सुरखरू हो जाते हैं। यहाँ पर बुनियादी तरीन जो एलिमेंट है वो हमारे कानून के अंदर आप सब जानते हैं कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जुर्म, और ये इतना बड़ा जो केस है वो खान साहब की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे जिसमें शौकत खानम और नमल जैसे इदारे, खराती इदारे जिनकी दुनिया मिसालें देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ लाए आप हमारी रिक्वेस्ट पर। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं। साइफर केस के अलावा साइफर की तो ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। आज अलकादिर ट्रस्ट के अंदर भी उनकी पोस्ट ट्रस्ट बेल हमने फ़ाइल की है जिसमें 4 तारीख के नोटिस नैब को जारी हुए हैं, और इसके अंदर बुनियादी तौर पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद और ज़रूरत पेश आई उसको मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर जो अलकादिर ट्रस्ट के अंदर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तमाम कार्रवाई जेल के अंदर होती है और ओपन ट्रायल जो है वो खान साहब को इसके अंदर नहीं मिल रहा। रिमांड के दौरान जब भी तफ्तीश की रिक्वेस्ट की जाती थी नैब की तरफ से, तो वो तमाम जो केस उनका अंदर वो प्रेजेंट करते थे उससे बरअक्स मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया जाता था। खुसूसी तौर पर जब बात आती है कि 458 कनाल ज़मीन जो है जो अलकादिर ट्रस्ट की मलकियत है, उस ज़मीन के बारे में बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने खान साहब की हिदायत के ऊपर उसके जो ट्रस्ट डीड हैं और डोनेशन डीड है उनको पब्लिक करने का फैसला किया है। आपके सामने रखेंगे कि उसके अंदर क्या मामला है, लेकिन उससे पहले खान साहब को आप सब जानते हैं। इमरान खान की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी हो, उनकी समाजी ज़िंदगी हो या उनकी खेल की दुनिया, आप तमाम जानते हैं कि उनकी खदमात तमाम शोबा है ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि शौकत खानम जिस तरह से चल रहा है और इसके अलावा उनके दीगर जो खैराती काम है, नमल यूनिवर्सिटी है, तो ये तमाम ऐसे इदारे हैं जो खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर चल रहे हैं। खान साहब की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया जानती है, और ये केसेस जो ख़ास तौर पर बनाए गए हैं, ये केसेस इसीलिए बनाए गए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। और उसी नुकसान का जो एक शक्ल है वो ये है कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो बिल्कुल हकायक के बरअक्स है। ख़ुसूसी तौर पे जैसे मैंने कहा कि जो ज़मीन की मालियत है या ज़मीन की जो ओनरशिप है उसके बारे में जब बात की जाती है तो इस तरह का एक तासुर दिया जाता है कि जैसे खान साहब ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये ज़मीन हासिल की। बिल्कुल इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। आज तमाम कागजात आपके सामने रखेंगे, और ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि अलकादिर ट्रस्ट जो है ये खान साहब के का आइडिया था, और खान साहब का जो आइडिया है वो उसी लाइन के ऊपर था और उसी सोच और उन्हीं लाइंस के ऊपर इसको खड़ा किया गया, और इसके जो मकासद हैं वो भी उसी तरह से हैं। इसमें ज़ाती जो फ़ायदा है किसी भी किस्म का वो लेने का ना तो कोई अंसर शामिल है और ना ही सवाल पैदा होता है। अब इसकी तफसीलात जो है वो मैं अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है वो हम आपके सामने रखते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है जिसके ऊपर वो चल रहा है और रजिस्टर हुआ है, इसके बुनियादी तौर पर 2 ट्रस्टीज़ हैं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, और उनके अलावा इसका एक बोर्ड है जो इसको संभाल रहा है। जी, 2 ट्रस्टीज़ हैं। खान साहब और बेगम साहिबा का जो किरदार है वो बतौर ट्रस्टी है, और इसकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खान साहब का या बेगम साहिबा का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। ये जो इदारा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये शौकत खानम की लाइंस के ऊपर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स इसको चला रहे हैं, उसी तरह का इसका बोर्ड है जो तमाम फैसले
जिसके अंदर अगर कोई हायरिंग होनी है या कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, खरीदो फरोख्त होनी है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए और इदारा चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बोर्ड डिसीजन लेता है। उसके अंदर खान साहब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। खान साहब जस्ट उसके एक सरबराह हैं, और उस सरबराह का जो काम है उसको मजीद इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर कर लिखा गया है। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने रखना कि इस ट्रस्ट डीड के अंदर जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो इस ट्रस्ट को बनाने के लिए उस वक्त थे और हमेशा रहेंगे, वो आपके सामने रखते हैं। कि अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं कि इसकी जो क्लॉज 3 है, इसके अंदर लिखा हुआ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट। पहला इसका पॉइंट है टू सेट अप अल कादिर यूनिवर्सिटी इन वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टडीज एंड साइंसेज। ये इसका पहला मकसद है। दूसरा मकसद है टू सेट अप एनी एडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड और यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। तीसरा इसका पॉइंट है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन और फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स। तो ये ब्रीफली इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके मुताबिक इसका आगे और भी है, मैं आपके हवाले ये करूंगा तफसील के साथ, आप पढ़िएगा और इसको तमाम जगहों पे बताइएगा भी कि ये इदारा बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग तालीम से बहरामंद नहीं हो सकते। वो तमाम अपनी फीसेस जो हैं, गरीब और लाचार जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो महंगी तालीम हासिल कर सकें। तो इसका मकसद ये था कि एक ऐसा इदारा बने जो दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न साइंटिफिक तालीम भी एक ही छत के तले मिले। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपको मालूम है कि दीनी तालीम के लिए अलग एक चैनल है और साइंस की जो तालीमात हैं उनके लिए और चैनल और यूनिवर्सिटीज़ और इदारे हैं। तो खान साहब ने इन दोनों को एक ही छत के तले जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये इदारा कायम किया। इसके बाद आते हैं कि ट्रस्ट डीड के अंदर जो खान साहब के किरदार है और ख़ास तौर पर जो मॉनिटरी मामला हैं उसके बारे में क्या लिखा गया है। और ये मॉनिटरी मामला के बारे में जो इस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा गया है, ये बिल्कुल उसी तरह की का स्टेटस है जो कि खान साहब, शौकत खानम और नमल और दीगर जो उनके इदारे हैं, उसी तरह का स्टेटस है और वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये कोई उससे अलग नहीं है। सबसे जो बुनियादी जो चीज़ जो आप सबको मालूम होनी चाहिए और पूरी कौम को मालूम होनी चाहिए, वो उसकी क्लॉज 10.2 के अंदर लिखा हुआ है, द ट्रस्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशन। यानी किसी किस्म की कोई तनख्वाह, कोई बेनिफिट, कोई पर्क खान साहब या दूसरी जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो इसमें नहीं हासिल कर सकते। तो ये बातें करना बहुत जरूरी है कि आज तक नैब की तफ्तीश के अंदर भी किसी जगह पर किसी किस्म का बेनिफिट खान साहब या उनके किसी रिश्तेदार या उनकी जो फैमिली है उन्हें नहीं मिला, और ना इस किस्म का कोई केस है। केस है उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसको आज हमने हाईलाइट करना है, इसलिए आपके सामने पेश हुए हैं। दूसरा जो इसमें नुक्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथ ही, कि नो ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनकम and or trust property shall be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus or otherwise to any of its trustees or their relatives। हालांकि ट्रस्टीज सिर्फ 2 हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज के रिश्तेदारों को भी कल को अगर इनमें से कोई जिंदगी के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ये बात की जा रही है और इसको सेव किया जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टी है वो ना ट्रस्टीज उसको जाती इस्तेमाल में ला सकते हैं, ना ट्रस्टीज जो है वो इसको अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और ना ही कभी इनका कोई रिश्तेदार इसको दोबारा जो है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए ला सकता है। तो ये एक ट्रस्ट है जिसने हमेशा रहती दुनिया तक इसी पर्पस के लिए कायम रहना है और इसकी प्रॉपर्टीज इसकी ही मिल्कियत रहेंगी। ट्रस्टीज को तब्दील करने का जो प्रोसेस है वो भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर ट्रस्टीज नहीं रहते, खान साहब हयात इसके ट्रस्टी हैं, खान साहब के बाद की जो सूरत है उसके बारे में भी लिखा गया है, और ये सिर्फ तालीमी जो मकासद हैं उनके लिए ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा
जो दीगर पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, आपको मैं ये कॉपीज जो है वो प्रोवाइड करूंगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बैरियर टाउन का इसके अंदर किरदार है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम आपको केस का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा साथ में बताएं, और उसके बाद जो है बैरियर टाउन के साथ किन टर्म्स के ऊपर और क्या बात की गई और क्या उनका किरदार था और उनसे क्या लिया गया। बुनियादी तौर पर ये जो केस नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के अंदर ये तफ्तीश जो है वो शुरू की गई जब हसन नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है उसको एग्जॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर मलिक रियाज फैमिली ने वहां पे खरीदा। अ, उस वन हाइट पार्क वो प्रॉपर्टी जी, वन हाइट पार्क को खरीदने की जो पेमेंट वहां पर की गई उसको नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक मशकूक ट्रांजैक्शन समझते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया, और उन्होंने देखा कि इस कंपनी की जिसकी जानिब से यानी बैरियर टाउन की जानिब से जो पेमेंट की गई है ये गैर मामूली पेमेंट है। और दूसरे नंबर पर क्योंकि इनका वहां पर कोई कारोबार नहीं था तो उन्होंने इस तफ्तीश के दायरेकार को बढ़ाया, और ये तमाम हकायक जो हैं वो जो पनामा केस के अंदर जो और बाकी जो 10 कंपनीज रजिस्टर्ड का जो केस था वो जो पनामा के केसेस थे उनके अंदर इनका जिक्र मौजूद है कि ये किस तरह से है। उसी साथ जो दीगर अकाउंट थे मलिक रियाज फैमिली के उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने जो है अपने अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको फ्रीज किया और उनकी अदालत से ये फ्रीजिंग ऑर्डर लिया और ये इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जारी रखी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वो इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने अभी मशरक बैंक का जो सीएम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हमारी कंटेंशन है पहले दिन से कि ये पैसा ना हुकूमत पाकिस्तान का था, ना हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर या बरतानिया के अंदर किसी किस्म की कोई कंप्लेंट फाइल की थी। ये पैसा मलिक रियाज फैमिली की एक प्राइवेट एंड उनका अकाउंट्स के अंदर मौजूद था जिसको मशकूक समझते हुए वहां की क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश की। उसके बाद मलिक रियाज फैमिली और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत मलिक रियाज फैमिली ने ये वहां पर बताया उनको और उनके साथ एग्री किया कि ये पैसा हम वापस अपने मुल्क लेकर जाएंगे। तो उस फैसिलिटेशन के लिए उस पैसे को वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो उस वक्त का आपके सामने है कि वो पैसा आज तक इतनी बड़ी तादाद में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आया। तो जिसके ऊपर नैब ने और तमाम दीगर इदारों ने क्रेडिट लिए हैं, तारीख गवाह है कि प्रेस रिलीजेस जारी हुई और जो एनुअल इनकी तरफ से फिगर्स दिए गए, नंबर दिए गए नैब की जानिब से, उसके अंदर ये रकम बतौर रिकवरी की रकम हमेशा से रिफ्लेक्ट होती रही और हमेशा जो है वो रहेगी। आज जो केस बनाया गया, इस केस को आप देखते हैं तो उसके दो हिस्से हैं। अब उस रकम की वापसी को मशकूक बनाया जा रहा है और उसको अलकादिर ट्रस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि अलकादिर ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है मलिक रियाज फैमिली के। हम बेशक स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन आप तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि वो किस तरह से खैराती काम करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो चैरिटीज हैं वो चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो चैरिटी दी गई खान साहब को वो प्योरली चैरिटी थी, और चैरिटी लेना और देना पाकिस्तान के किसी कानून के अंदर जुर्म नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक रजिस्टर्ड इदारे ने एक दूसरे रजिस्टर्ड इदारे को खैरात दी है, और वो खैरात दिया जाना उसको एक ऐसा रंग दिया जा रहा है जैसे पाकिस्तान का जो पैसा है वो लूट कर खा। वो अमाउंट आज तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रही। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें ऑर्डर भी जारी किया है कि ये अमाउंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दी जाए। अब जब वो रकम हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गई है और उसके बाद जो दीगर चीजें हैं वो वाजे हो चुकी हैं कि ये केस सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें जो जुर्म का सवाल है वो पैदा ही नहीं होता। जो डोनेशन डीड है, अब मैं उस तरफ आता हूं, फिर जो है वो आखिरी जो हमारा हिस्सा है उसके बारे में आपको सरदार लतीफ खोसा साहब के फरजंद जो हैं हमारे साथ शहबाज खोसा साहब, ये भी आपको इसके ऊपर गाइड करेंगे और हम जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड ओवर करेंगे। जो डोनेशन डीड है
मलिक रियाज फैमिली और अलकादिर ट्रस्ट के दरमियान, उसकी क्लॉज 1.8 के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, जो बहुत वाजे है, जिसके अंदर ट्रस्ट डीड की और ट्रस्टीज का जो रोल है उसको दोबारा से हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर दोबारा से लिखा गया है। ये जो टर्म्स हैं ये मलिक रियाज फैमिली की तरफ से आई, जिसको अलकादिर ट्रस्ट की इंतजामिया ने एज इट इज कबूल किया, क्योंकि ये इसमें ना कोई छुपाने का अंसर था और ना ही इसमें कोई जुर्म जो है वो हो सकता था। इसकी क्लॉज 1.8 है, वो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बताता हूं कि द डोनर फर्दर डिक्लेयर्स, डोनर मतलब बैरिया टाउन, further declares that the land and the building, facilities, infrastructure, and amenities, etc., constructed to be constructed, completed thereon, are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement. And no trust or any other employee shall have any right, title, or entitlement to the said land and building, facilities, infrastructure, etc., thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever, nor shall the trustees and their relatives be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus, or otherwise any part of the land or building, sell the land or building infrastructure, etc., for any personal gain, provided, however, ये भी इसमें एक अहम शेक है कि अगर इस यूनिवर्सिटी का किसी वजह से यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही थी, अगर इसका जो तकमील है वो नहीं होती, तो उसके बाद इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। प्रोवाइडेड हाउएवर that if for some reason the land and building is not required for the purpose of proposed Al-Qadir University, then the trust shall be authorized to utilize the same for the purposes of the trust only, as mentioned in the trust deed of the trust. इसमें लिखा गया है वादे तौर पर कि ये अगर कल को यूनिवर्सिटी के पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती और ये यूनिवर्सिटी काम नहीं कर पाती किसी भी वजह से, तो जो प्रॉपर्टी है या इस पे जो सामान या बिल्डिंग्स या एमिनिटीज हैं, वो फिर भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस ट्रस्ट के इस्तेमाल में और इसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होती रहेंगी, यानी दीनी और साइंसी तालीम के अलावा इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें जो ट्रस्टीज हैं वो फिर से एक दोबारा लिखा गया है, यानी खान साहब और उनकी फैमिली इसको ना अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, ना इसका कोई फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इसके किसी बेनिफिट या इसकी जो प्रॉपर्टीज या इसकी जो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से कभी भी जिंदगी में कोई फायदा ले सकेंगे। तो जो नैब का केस है वो तो खत्म हो जाता है जब ये अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है, तो हम तो सुरखरू हो जाते हैं। यहाँ पर बुनियादी तरीन जो एलिमेंट है वो हमारे कानून के अंदर आप सब जानते हैं कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जुर्म। पहला हिस्सा है कि जुर्म के लिए आपका गिल्टी माइंड यानी मंजरी होना चाहिए, उसके बाद आप कोई गिल्टी काम करें, ये ऐसा एक्ट करें। यहाँ पर ना तो मंजरिया था, मकसद क्या था, मकसद था कि एक खैराती इदारा कायम किया जाए और दूसरी तरफ एक खैरात दी जा रही थी। तो जो एक्ट है वो कानून के मुताबिक था, वो पैसा मलिक रियाज फैमिली का था जो कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। उस तमाम आपने देखा कि नेशनल क्राइम एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने आ गए और उसके बाद आपकी जो मशरिक बैंक की स्टेटमेंट है वो भी आई कि किस तरह से वो उनके प्राइवेट अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। इसी तरह अब वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के साथ फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है, ये अब साबित करता है कि इमरान खान ने ना तो वो पैसा खाया है, 190 मिलियन रुपीस जो है वो उसी जगह पर मौजूद थे, और ना ही किसी किस्म का बेनिफिट उनको दिया है। यहाँ पर बेनिफिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये इतना बड़ा जो केस है वो खान साहब की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे जिसमें शौकत खानम और नमल जैसे इदारे, खराती इदारे जिनकी दुनिया मिसालें देती हैं, उन इदारों को और खान साहब की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए ये केसेस बनाए गए हैं। मकसद पॉलिटिकल गोल्स हासिल करना है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो इदारे हैं ये आम आवाम के लिए इदारे हैं, इनको खुदा
का वास्ता है आप इनको जो है वो किसी तरह से भी इस तरह नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये नुकसान आम पब्लिक का नुकसान है, आम आवाम का नुकसान है। अब मैं खोसा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा जो लीगल साइड ऑफ द केस है उसके बारे में वो कर लें। आए। ये ठीक है। आ जाइए।